दोस्तों, कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिसको आप देखोगे तो नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई देते हैं। आप उनको पहचान नहीं सकते, ना कोई फर्क निकाल सकते हो कि वो कोई इंसान है या फिर कोई प्रेतात्मा है। कुछ ऐसी शक्तियाँ आज भी हैं जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो बताया करते हैं कि भूत प्रेत बहुत तरह के होते हैं। कुछ जो हैं जो लोगों को दिखाई देते हैं तो इंसान उनको पहचान लेता है कि ये तो भूत प्रेत है। इतनी डरावनी शक्लें उनकी नज़र आती हैं। और कुछ भूत प्रेत ऐसे भी होते हैं जो लगभग इंसान की तरह ही दिखते हैं। आप उनमें कोई फर्क निकाल नहीं पाओगे। ऐसी ही आज की कहानी है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है पुनीत, राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल 2005। तो चलिए आज की कहानी की सफ़र पर। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है। ये जो घटना मैं बता रहा हूँ ना, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठूंगा, दोस्ती कर बैठूंगा जो इंसान नहीं होगी। मैं तो कल्पना भी नहीं किया था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, मैं फिटर था और एक फैक्ट्री में नया नया काम करने के लिए गया हुआ था। वो रात मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। चलिए मैं शुरू से अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। नाम तो मेरा आप जान ही चुके हो, मेरा नाम है पुनीत। मैं किसान परिवार का अब बेटा था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी और मेरे पिता खेती बाड़ी पर ज़्यादातर निर्भर करते थे। मेरी 3 बहनें थी। 3 बहनों की शायद शादी होने के बाद अब मेरे पिता की जो नज़र थी मेरे पर थी। उनको शुरू से ही लग रहा था कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा, आगे चल कर के मेरा नाम करेगा, और सब कुछ अब मेरे ही ऊपर अब उनकी दृष्टि लगी हुई थी। बिल्कुल लगनी भी चाहिए। हर माता पिता अपने औलाद पर अगर वो नहीं दृष्टि रखेंगे तो किस पर रखेंगे। सबका अपना अपना मानना है कि मेरा औलाद बड़ा होकर के कोई अफसर बनेगा, कुछ न कुछ बनेगा, मेरे नाम का रोशन करेगा। वैसे ही मेरे पिता मेरे बारे में सोचा करते थे, लेकिन मैं अफसर तो नहीं बन पाया। जितना मेरे पिता की शक्ति थी, पढ़ाई लिखाया और मैं फिटर बन चुका था। मैं एक जगह पर नौकरी किया भी था, लेकिन वहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा था। मुझे सही नहीं लग रहा था। पैसे कुछ टाइम पर मिलता नहीं था, पैसे भी कम था, तो मैं अपना हाथ पैर मारने लगा। मुझे सही नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन मेरे जगह से काफ़ी दूरी पर थी। अब मैं अपने घर पर रोज़ आ नहीं सकता था। मुझे वहीं पर कोई कमरा लेकर के रहना पड़ेगा, लेकिन पैसे ज़्यादा था। जब मैं अपने पिता को बताता हूँ तो कहते हैं कि देख, अब पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ तो अब भुगतना तो पड़ता है। चल कोई नहीं, चल देख ले, अगर वहाँ तेरा दिल लगता है तो देख लेंगे, और नहीं तो कहीं और लगना है तो वो भी देख लेना। कौन वहाँ पर तू पक्का हो गया है, अभी जाएगा, कुछ टाइम तो लगेगा ही वहाँ का काम काज समझने में। क्या पता तुझे अच्छा लगे कि नहीं लगे, और हो सकता है कि तू कहीं और जॉब कर ले। पिता भी अभी समझ नहीं पा रहे थे, मैं भी अभी समझ नहीं पा रहा था कि मैं वहाँ पर काम करने जा रहा हूँ, मैं रुक भी पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, माहौल देखने के बाद में। लेकिन जब मेरी इंटरव्यू हो जाता है, मैं पास हो जाता हूँ, सब कुछ हो जाता है, चयन हो जाता है, जॉब मिल जाती है। अब कुछ दिन तो मैं अपने दोस्तों के साथ में गुजार लेता हूँ। उस फैक्ट्री से मुझे अपने बाइक पर लेके आते थे, लेके जाते थे, और वो शहर की एक कॉलोनी में रहा करते थे। और वहाँ से जो फैक्ट्री थी कम से कम 9 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन जब जॉब लग जाता है ना, तब मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। अब मैं भी जान गया कि उन्होंने अपना फ़र्ज निभा दिया, अब क्या मैं इनके साथ में चिपका रहूँगा। अब मेरा जो कर्तव्य है मुझे करना चाहिए। तब मैं उनसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई कमरा दिलवा दो। मेरे दोस्त कहते हैं कि देख, तेरे पास में एक बाइक वगैरह नहीं है, अभी तो कमरा मरा के छोड़, अभी जैसे चल रहा है चलने दे, हम तुझे लेके जाएंगे और लेके आएंगे। वो भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे। मुझे लगने लगा कि ना, ये तो ऐसा ही बोलेंगे, दोस्त है ना, ये तो कभी मना नहीं करेंगे। तब मैं कहने लगा, नहीं भाई, अब तुम लोग जितना करना था, मुझे नौकरी दिलवा दिया, सब कुछ हो गया, तब मुझे भी अपना अब रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।
अब अपने लिए कोई कमरा तलाश करना पड़ेगा। तब वो दोस्त मुझे अब पीछा नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि अरे रुक जा कुछ दिन, जब कुछ सही हो जाएगा तब तू अपने लिए एक बाइक खरीद लेना। लेकिन अभी मैं बाइक खरीदना नहीं चाहता था, मुझे तो बाइक चलानी भी नहीं आती थी। मैं अपनी मजबूरी कैसे बताऊं उनको कि अभी मेरे घर परिवार में पैसे की ज़रूरत है। अब बाइक तो पहले मैं सीखूंगा और इसके बाद में चलाना तो शुरू करूंगा। मैं कहने लगा कि आसपास में कोई है कमरा तो मुझे दिलवा दो। आखिरकार मेरी जिद के आगे मेरे दोस्त हार चुके थे। तब उन्होंने कहने लगा कि फैक्ट्री के पीछे साइड में एक कॉलोनी है, अब वहाँ पर तुम जाकर खुद ही पता कर लेना। जब तुम अपनी जिद पर आ गए हो तो तुम्हें वही कॉलोनी सूट करेगी कि तुम्हारी वहाँ फैक्ट्री से नज़दीकी पड़ेगी और अधिकांश वहाँ के जो काम करने वाले मजदूर हैं उसी फैक्ट्री में रहते हैं, उसी कॉलोनी में रहते हैं, क्योंकि पैदल आते हैं जाते हैं। और तुम्हारे पास भी तो बाइक नहीं है, तो तुम भी उसी कॉलोनी में जा करके पता करो, कोई ना कोई मकान तुम्हें खाली मिल जाएगा। आखिरकार जब छुट्टी हो जाती है शाम के टाइम, तब मैं उस कॉलोनी में जाता हूँ। मकान तो बहुतेरी थी, अब वहाँ झुंड में लोग रहते थे। अब एक लाइन में 10-10 मकान बना हुआ दड़बे टाइप का, एक एक कमरे में कोई 3 लोग, कोई 4 लोग, कभी कभी 5 लोग भी मुझे कमरे में दिखाई देते थे झुंड में। मैं चाहता था कि मुझे एक सेपरेट मकान मिल जाए, एक कमरा मिल जाए, किसी की दखल अंदाजी ना हो, अब मुझे अकेले में आज़ादी मिले। मैं बिल्कुल ऐसे ही इंसान था, मैं भीड़ भाड़ से दूर रहने की कोशिश करता था। तब वहाँ के मजदूरों ने बताया कि देखो इस जगह पर तो ऐसा तुम्हें कोई मकान मिलेगा नहीं, अगर हम लोग के साथ में रहना है तो किसी कमरे में तुम एडजस्ट हो जाओ, पैसा भी कम लगेगा और 3-4 लोग रहते हैं, कोई ज़्यादा तो नहीं रहता। लेकिन मैं ऐसे माहौल में कभी रहा भी नहीं था। तब मैं कहने लगा भाई मुझे तो ऐसा कोई सेपरेट मकान बना दो, बता दो जहाँ पर मैं अकेले रह सकूँ। तब मजदूरों ने बताया कि अब यहाँ से सीधे निकल जाओ, हाँ थोड़ा बीच में अब थोड़ा सा जगह खाली मिलेगा, मैदान मिलेगा, वहाँ पेड़ पौधे जंगल जैसा दिखाई देगा, लेकिन उसको पार करके जाओगे ना तो एक कॉलोनी और मिल जाएगी, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कमरा मिल जाएगा। जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तब मुझे एक कमरा खाली मिलता है, अब बाकी तो भरा हुआ था। और वहाँ पर सब पारिवारिक लोग रहा करते थे, कोई झुंड में नहीं रहता था जिसे कॉलोनी में रहता था, सब अपने परिवार के साथ में रहते थे, मियाँ बीवी बच्चे सब ऐसे ही। और वहाँ का माहौल थोड़ा अलग भी था। मैं वहाँ जाके मिलता हूँ, कमरा मुझे दिखाया जाता है, कमरा मुझे पसंद भी आ जाता है। अब मैं देरी नहीं करता हूँ, उस कमरा को ले लेता हूँ, विशेष कोई जानकारी नहीं लेता हूँ उस कमरा के बारे में। और उस कमरे में ऐसा कुछ था भी नहीं, था उसी के बगल का एक कमरा जो बंद था, उसमें ताला बंद था। जब मैंने इसके लिए जिक्र किया कि ये कमरा कोने वाला किसका है, तब कहने लगा ये तो मकान मालिक अपने पास में रखते हैं, कभी 6 महीने में कभी साल भर में इसको खोला जाता है, सब साफ सफाई किया जाता है, यहाँ पूजा पाठ हवन होता है, अब फिर ये कमरा बंद हो जाता है। तब मुझे लगने लगा कि शायद इसका जो मालिक है पूजा पाठ करने वाला इंसान है, ये कमरा अपने लिए रखा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि उस कमरे में कुछ बातें उसमें हुई पड़ी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे समझना चाहिए, तब मैं समझ सकता था। ये उस चीज़ पर मैं गौर नहीं किया, मैं उस चीज़ पर बिल्कुल गौर नहीं किया था कि ये जो कमरा बंद है इसमें पूजा पाठ हवन होता है 6 महीने में साल भर में, तो इसका क्या मतलब है। मुझे जानकारी लेना चाहिए था, लेकिन मैं जानकारी ले नहीं पाया। अब आसपास में सब पारिवारिक माहौल था, मुझे ऐसा देख करके लगा भी नहीं। और जो पारिवारिक माहौल था ना, मेरे घर से मतलब 2 कमरा था ना बिल्कुल सटा हुआ था, गेट से घुसते ही 2 कमरा बिल्कुल दाहिने साइड में वो बिल्कुल सेपरेट ही था और उस ढंग से अच्छे ढंग से बनाया भी गया था। लेकिन बाकी जो कमरे थे ना थे तो साफ सुथरा, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हट करके था, बीच में एक खाली जगह थी और उसके बाद जो रिहाइश जो बच्चों वाला फैमिली वाले लोग रहते थे उसमें रहते थे, बस इतना ही फासला था। और वो जो कमरा मुझे पसंद आ गया और फिर मैंने उस कमरा को ले ही लिया था। मकान मालिक वहाँ से काफ़ी दूरी पर रहता था, लेकिन एक उसी में किराएदार था जिसको पूरी जिम्मेदारी दे गई थी और वही सब लेन देन करता था, महीने में सबका पैसा इकट्ठा करता था और मकान मालिक को पहुँचा दिया करता था। अब वही हमसे बातचीत हो गई और फिर हम उस घर में आ गए थे।
मेरे पास में कोई ज़्यादा विशेष सामान नहीं था। खाना पीना की तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी खाना भी बना पाऊँगा। मुझे बनाना आता ही नहीं था। हाँ, तब मैं होटल वगैरह का सब पता कर लेता हूँ और फिर मेरा नियमित अब काम चलने लगता है। मैं फैक्ट्री में काम करता था। सुबह जाता था, 5 बजे मेरी छुट्टी होती थी और इसके बाद थोड़ा सपाटा कर लिया करता था। होटल में कहाँ कहाँ, रोड पर कहाँ कहाँ है, सब कुछ मैं जानकारी ले लिया था। और जब शाम हो जाती, अंधेरा हो जाता, तो थोड़ा मैं टहल पहल करके फिर अपने कमरे में आ जाता। अब इसके अलावा, सोने के अलावा मेरे पास में कोई विशेष काम भी नहीं था। पूरा 15 दिन निकल चुका था। अगर कोई समस्या होती तो शायद मुझे जल्द ही पता लग जाता, लेकिन 15 दिन लग चुका था समस्या को देखने में। आज जब मैं एक रात जब आराम से सो रहा था, लगभग रात का 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था, तभी दरवाजे पर मेरा दस्तक होता है। ठक 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 ठक। मुझे लगा कि कोई होगा कॉलोनी का, कोई बात हो गई होगी। अब मैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और इसके बाद कुछ पढ़ा लिखी काम होता था तो जो भी पारिवारिक लोग थे मेरे पास में आते थे, कोई राय लेने के लिए, कोई चीज़ पढ़वाने के लिए जो उनको समझ में नहीं आता था। मुझे लगा कि अब तो रात 11 से मैं घड़ी देखता हूँ तो 11 से ऊपर का टाइम हुआ पड़ा, कौन हो सकता है भाई। मुझे लगा कि कोई पड़ोसी वड़ोसी होगा, जो फैमिली क्वार्टर हैं उन्हीं में से कोई होगा, कोई विशेष बात होगी। अब मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। जो दरवाज़ा खोलता हूँ ना, आज जो मैं देखता हूँ, मैं देखता ही रह जाता हूँ। ये तो लड़की है भाई। मैं इसको अभी तक इस कॉलोनी में देखा नहीं हूँ। देखने में अब ज़्यादा सुंदर भी नहीं, लेकिन चेहरे का आकर्षक बहुत बढ़िया था। मुस्कान थी चेहरे पर। मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ। दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। अब मैं कहता हूँ, हाँ अंदर आ जाइए। अब बताइए, मैं आपको पहचाना नहीं, कभी इस जगह पर देखा नहीं, कौन है आप? कहती है, बैठाओगे भी या फिर खड़े खड़े ही बात कर लोगे? शिष्टाचार मैं समझ गया था और तब मैं कहता हूँ, हाँ हाँ बैठिए। मेरे पास में एक स्टूल हुआ करता था उन दिनों में। अब मैं स्टूल आगे कर देता हूँ, बैठिए इस पर। बैठ जाती है और तब कहती है कि पानी नहीं पिलाओगे? मैं ये भी भूल चुका था कि कोई मेहमान आए तो पानी तो पूछना चाहिए था। मैं मटके से पानी निकालता हूँ, अब गिलास पकड़ा देता हूँ, पानी पी लेती है और तब कहती है, नए नए आए हो क्या? मैं कहने लगा, हाँ, लेकिन 15 दिन से आसपास हो चुका है। क्या करते हो? मैं बताने लगा कि मैं इस कंपनी में फिटर हूँ और यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अपना पूरा पता ठिकाना बता देता हूँ और तब मैं उससे पूछता हूँ कि आप कौन हैं? कहती, मैं भी पड़ोस में रहती हूँ। मैंने, पड़ोस में तो मेरा एक ही कमरा था जो मकान मालिक के पास चाबी रहा करती है और वो कभी कभी आता है। मैं कहने लगा, मेरे बगल में? तब मुस्कुरा कर, तैयारी नहीं, इसके पीछे भी कॉलोनी है, मैं वहीं रहती हूँ, कई बार आपको आते जाते देखा हुआ है। अब कुछ ऐसा ही काम था जो मैं आपसे पूछना चाहती है। मैं कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और तब एक किताब निकालती है, वो इंग्लिश में वो किताब थी और उसमें एक मार्किंग किया हुआ था और वो कहती है, ज़रा इसको पढ़ के मुझे मतलब समझा दीजिए कि इसका मतलब क्या होगा। बाकी तो मैं समझ चुकी है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हिंदी में मतलब क्या होगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उस किताब को मैं अपने हाथ में पकड़ता हूँ और फिर उसका मतलब जो है वो बता देता हूँ। लड़की बड़ा खुश हो जाती है और कहती है, मैं इसीलिए आपसे मिलना चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ कि देर रात को मैं आपको दरवाज़ा खटखटाया, अब बंद करके आराम कीजिए। वो जाने लगती है, मुस्कुराती है और जब वो मुस्कुराती है ना, तो मेरे दिल में कुछ ना कुछ हलचल होने लगता है। वो दरवाजे से बाहर निकलती है और फिर मुस्कुरा करके मुझे बाय करती है। मैं भी बाय करता हूँ और तब तक उसके लिए मेरे दिल में जगह बन चुकी थी। उसका मुस्कुराहट इतना प्यारा था कि मैं उस पर फिदा हो जाता हूँ। और तब मैं कहता हूँ कि रुकिए रुकिए 1 मिनट, आपने अपना नाम तो बताया नहीं है। कभी मिलना होगा तो मैं किस नाम से आपको पुकारूंगा? अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं दिन में तो मिलती नहीं हूँ और दिन में मैं यहाँ पर कहीं और जाती हूँ काम करने के लिए, मैं रात में ही अब मिला करूँगी। आपका नाम क्या है? मैं नाम तो पहले बता दिया था और तब मैं उसको याद दिलाता हूँ कि मेरा नाम पुनीत है, शायद आप भूल चुकी हैं। और तब हंसने लगी, कहने लगी, हाँ मैं भुलक्कड़ ही हूँ, ऐसा ही है। दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन
2 दिन 3 दिन मैं उसका बाट देखता रहा कि कहीं न कहीं मुझे रास्ते में मिलेगी दिन के टाइम में, लेकिन कभी नहीं मिलती। 3 दिन निकल जाता है। मुझे लगने लगा कि शायद अब वो रास्ता भटक चुकी है या मुझे घर का रास्ता भूल गई है। अगर मिलना होता तो हम दिन में या शाम को कभी न कभी मिल लेते। अंधेरा होने के बाद भी मैं उसको ढूंढता था कि शायद जहाँ काम करती है अब लौट के आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे ही रात में सोया हुआ था। वही टाइम था रात के करीब 11 बजे के आसपास। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। मैं उठ के दरवाज़ा खोलता हूँ। मैं तो डरता नहीं, भूत प्रेत कभी देखा नहीं, ना इनके बारे में विशेष जाना करता था। हाँ, मेरे जो पिताजी थे ना, वो थोड़ा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। और वो जब भी सुबह में या रात में पूजा करते थे तो एक मंत्र का वो आह्वान जरूर करते थे, जाप करते थे। और तब मैं उनसे पूछता था जब मैं छोटा था कि ये जो मंत्र आप पढ़ते हैं इसका क्या मतलब है। और तब कहने लगे तू बड़ा होगा ना तब तू इस मंत्र का मतलब समझ पाएगा। मैं जब बड़ा हुआ और तब मैं उनसे पूछा अब तो बता दो इस मंत्र का क्या मतलब है, क्यों पढ़ते हो, क्यों जाप करते हो, इससे क्या होगा। और तब कहने लगे तू भी याद कर, कभी न कभी तेरा काम आएगा। ये ऐसा मंत्र है हनुमान जी का कि जो कोई भी घोर संकट में होता है अब उसका नैया पार हो जाती है। वो मंत्र मुझे अच्छी तरह से याद था और उसका मतलब भी मैं जान चुका था, लेकिन ऐसा कोई समस्या मेरे साथ में हुई नहीं, ना उस मंत्र को मुझे पढ़ने का मौका मिला। अब जो भी है समय के अनुसार सब कुछ सही ही चल रहा था, कुछ गलत हुआ नहीं था और ना उस मंत्र का मुझे अभी तक कोई ज़रूरत पड़ी थी। अब इस लड़की को मैं बताया ना कि उस रात में फिर 11 बजे वही लड़की आके दरवाज़ा नॉक करती है। अब उसके हाथ में वही किताब था और उसमें दूसरे पैराग्राफ पर कुछ निशान लगा रखी थी। कहती है आते ही माफ़ कीजिएगा मैं रात में आई, अब इसका भी थोड़ा मतलब बता दीजिए। मैं समझ गया था कि किताब तो बहाना था, शायद वो मुझसे मिलना चाहती थी। और तब मैं आदर सत्कार के साथ बिठाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और तब मैं किताब लेता हूँ, उसका भी मतलब बता देता हूँ। वो किताब की तरफ उसकी नज़र नहीं थी, उसका ध्यान था मेरे तरफ में। अब मैं भी चोर निगाह से उसको देख रहा था। वो मुझे जांच रही थी, परख रही थी और देखने की कोशिश कर रही थी कि ये लड़का मेरे लायक है या नहीं है। जब उसको निश्चित हो गया था कि हाँ ये लड़का मेरे लायक है, और तब वो मुझ पर डोरा डालने की कोशिश करने लगी थी। और मैं तो पहले ही उसके जाल में फंसा हुआ था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब दोनों तरफ से जब हाँ हो तो बीच में अब कौन रुकने वाला था। 11 बजे वैसे भी सब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते थे, वो जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उनको उठना होता था। तो बिल्कुल हमारी कॉलोनी में शांति छाई हुई थी। मेरा ही घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि मैं दरवाज़ा लड़की के आने के बाद बंद नहीं किया था, ना पहले दिन ना दूसरे दिन। और तब लड़की कुछ देर मेरे से बात करती है। मैं भी उसकी बात का मतलब समझता हूँ, वो जो कहना चाहती है। बात तो एक बहाना था, वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। और तब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं भी अब उसी की भाषा में उसी से जवाब देता हूँ। और तब वो मेरा ये मतलब समझ जाती है। अब हम दोनों मित्र बन चुके थे, लेकिन अभी तक हम कभी एकांत में, अकेले में, या मैं यूँ कहूँ कि उसके साथ जिस्मानी रिश्ता कोई नहीं था। हम दूर से ही मित्र थे। उसकी बातें मुझे अच्छी लगती थी और वो 2-3 दिन के बाद ही रात को 10 बजे 11 बजे आसपास मेरे दरवाजे पर नॉक करती थी, जब मैं नींद में होता था। और तब मुझे उठाती थी और फिर हम घंटा 1.5 घंटा कोई ना कोई विषय पर बात करते थे। और फिर वो उठ कर चली जाती थी कि अब तुम आराम करो, सुबह काम पर भी जाना है। अब दोस्ती धीरे धीरे प्यार में भी बदल चुकी थी। जब वो आती थी ना तो उसके स्वागत के लिए मैं कुछ न कुछ बढ़िया मिठाई उसके लिए रखता था, कि खाली पानी देना ठीक नहीं होता था, क्योंकि मैं घर में खाना बनाता नहीं था। मेरे खाने पीने का कोई जुगाड़ था नहीं। बस पानी पीने के लिए मटका, गिलास, मग्गा, नहाने धोने के लिए बाल्टी, यही सब मेरे पास में पड़ा हुआ था। और उसके लिए मैं बेहतरीन दुकान से मिठाई खरीद कर लाता था। जब पहली बार मैंने मिठाई का डब्बा पकड़ाया कि खाली पानी नहीं, कुछ मिठाई खाइए और तब पानी पीजिए। आज जब मिठाई खाती है तो कहती है बड़े दिनों के बाद ऐसी मिठाई चखने को मिली है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन अभी मैं बताया ना कि कम से कम
उसको छूने में मुझे महीना दिन लग चुका था, और वो भी मैं शर्माते शर्माते, क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की से इतनी नज़दीकी से मिला था। मेरी हिम्मत साथ नहीं देता था कि मैं उसको छूं और कहीं वो बुरा मान जाए, तब मैं क्या करूँगा। दोस्त भी गई, प्यार भी गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इसलिए मैं डरता था। और लड़की भी शायद संकोच करती थी कि पहले पहल कौन करेगा। वो भी नहीं करती थी और ना मैं ही करता था। अब जो समय था वो निकलता जा रहा था, और इसको छूने में मुझे महीना दिन लग गया था। और जब मैं उसको छूता हूँ तो मेरी बाहों में आ जाती है और कहती है कि मैं तो पहले ही दिन आपको देखी थी और तभी मैं आपको अपना दिल दे चुकी थी। अब वैसे ही बातें, प्यार भरी बातें का शुरुआत हो चुका था, और तब तक मैं उसको पहचान नहीं पाया था कि ये लड़की वास्तव में हमारे मोहल्ले के दूसरे कॉलोनी में रहती है, कहाँ काम करती है। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रख ही नहीं पाया, और जबकि मुझे जानकारी रखना चाहिए था। अपने आसपास मोहल्ले में, पड़ोस में अब इस बात को पूछना चाहिए था, लेकिन मैं पूछा नहीं कि शायद किसी को मेरे वैसी भनक ना लग जाए, कोई गलत निगाह से मुझे देखे नहीं, क्योंकि वो पारिवारिक कॉलोनी था। अब उनको लग जाता कि लड़का ऐसा है तो शायद मकान मालिक को कंप्लेंट हो जाता। ये भी हो सकता कि मकान मालिक कह देता कि भाई खाली कर दो, कहीं और चले जाओ। इसलिए मैं थोड़ा डरता था, घबराता था। लेकिन प्रेम जो था ना, वो रात को 2-3 दिन के बाद में ही लड़की आती थी। एक बार जो आ गई ना तो 3 दिन, कभी 4 दिन के बाद रात में ही आती थी, 10 बजे के बाद। 10 बजे से पहले कभी वो मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दिया था। और उसके बाद मैं उससे पूछता भी था, कई बार मैंने उससे जिक्र किया कि आपके परिवार में कोई रोकता नहीं है कि आप इतनी रात को हमारे घर पर आ रही हो। और तब कहती है कि मैं ऐसी टाइम निकालती हूँ कि जब मेरे परिवार के लोग सो जाते हैं या फिर कहीं गए होते, और तब मैं आपके घर पर आती हूँ। आपके बिना देखे हुए मेरा दिन गुजरता नहीं है। अब वही प्यार की बातें, कस्में, वादे, अब फिर मिलना जुलना अब तो शुरू हो चुका था। और ये सब करते करते कम से कम 5 महीना बीत चुका था। अब मैं बड़ा खुश था। इधर मेरा जो काम था, अब काम में तो दिल लगी रहा था, ऊपर से जब लड़की के साथ हो जाता है तो उस जगह कुछ और भी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि ना, अब इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। अब नौकरी भी सही है और ऊपर से लड़की का साथ है। कौन पागल होगा कि इस जगह को छोड़ के जाएगा। जब मैं गांव जाता हूँ 1 आध दिन के लिए, तब मेरे पिता कहते हैं कि वहाँ पर रुक गया, जो फैक्ट्री है सही लगी, काम धंधा सब सही चल रहा है। तब मैं कहने लगा, हाँ पापा, जगह भी अच्छी है और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और मेरा काम भी सही चल रहा है। तब पापा कहते हैं कि अब पक्का मानो कि तो वहाँ पर जम जाएगा। अब मैं कहने लगा, हाँ। तब फिर खाना बनाने का कैसे करेगा, होटल से कब तक खाएगा। मैं पापा से झूठ बोलने लगा था कि आप मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, एक दोस्त है मेरा, अब वही खाना पीना का सब कुछ तैयारी करता है। मैं होटल में ज़्यादातर खाता नहीं हूँ, कभी कभी खा लिया तो खा लिया, और नहीं तो मेरा दोस्त ही बनाता रहता है। अब मुझे तो आता नहीं है। पापा निश्चित हो गए थे। मैं जब लौट के आता था, मैं उस लड़की के इंतज़ार करता था, लेकिन लड़की वही था जो एक रात मिली ना तो 3-4 रात, 5 रात के बाद लौट के आती थी। और जब मैं रीज़न पूछता था कि कहाँ थी तुम, तब कहती थी कि भाई हमारा भी परिवार है, अब हम तो खुला तो आ नहीं सकते। जब हमारे परिवार के लोग सो जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तभी मुझे मौका मिलता है, और तब मैं आ जाती हूँ। अब इस तरह ही चलता रहेगा। मैं उस लड़की से इतना प्यार करने लगा था कि मैं मन ही मन सोच रखा था कि इसी लड़की से मैं शादी करूँगा। इसके बाबत मैं एक बार करीब लंबा अरसा हो चुका था, और तब मैं उससे जिक्र करता हूँ कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। आपका क्या ख्याल है। लड़की मुझे घूर के देखने लगती है और कहती है, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी हम बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। अरे अभी चलने दो, जैसा चल रहा है हम एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, और जब समय आएगा तो हम तुमसे खुद बोल देंगे। अभी समय अनुकूल नहीं है। मैं निराश तो हो गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा था। मैं सोचा था कि शादी करूंगा तो इसी से। अभी तक अपने परिवार में अपने पिता से, माता से इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। मैं जब सोचा था कि जब लड़की हाँ कह देगी ना, तब मैं अपने पिता को अब इस बात का अब खुशखबरी दूंगा। अभी मुझे इंतज़ार करना चाहिए। लंबा अरसा, मतलब 6-7 महीना
मेरे को लगता है कि ज़्यादा ही हो चुका था, 8 महीने के आसपास में। जब मेरा वही दोस्त जो मुझे वहाँ पर लेके आए थे, कभी कभी मुझसे कहते थे, लंच के टाइम में उसी फैक्ट्री में काम करते थे, कि चल यार तू अपना कम से कम कमरा तो दिखा दे जहाँ पर तू रहता है। तब मैं कहता था कि हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन मैं उनको लेके जाता नहीं था। लेकिन जब एक रात मुझे वो, जब शाम को छुट्टी होता है, तब कहते हैं कि देख भाई, कल तो अपनी फैक्ट्री की छुट्टी है, हम चाहते हैं कि आज तेरे घर पर चले और वहाँ पर पार्टी शार्टी हो जाए, इतना तो कर सकता है ना। मैं अब उनको मना भी नहीं कर सकता था, उन्हीं की वजह से मैं वहाँ पर आया था और सब उन्होंने मेरी मेहनत की थी। अब वो मुझे बाइक पर छोड़ते थे, अपने घर में खाना खिलाते थे, तब मैं इतनी छोटी सी बात के लिए मना कैसे कर सकता था। मना तो मैं करने वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि लड़की कई दिनों से मिली नहीं है, अचानक कमरे में आ जाएगी और इतने दोस्तों को देख के कहीं भड़क ना जाए। मुझे उसी बात की चिंता थी। दोस्त मुझसे पूछेंगे कि ये कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं थोड़ा अंदर से घबराया हुआ था, डरा हुआ था। अब सोच लिया कि अब रोक तो नहीं सकता इनको, मना करना ठीक नहीं है। तब मैं अपने दोस्तों को लेकर के आ जाता हूँ। अपने साथ सब खाने पीने का सामान लेकर आए थे। अब मैं भी कभी कभी 1-2 घूंट पी लेता था जब उनके क्वार्टर में रहा करता था। मैं पीने का आदत नहीं था। जब आ जाते हैं तो वही पार्टी सार्टी शुरू हो जाता है। उनका इरादा था कि रात यहीं पर गुजारेंगे। यही बात मुझे सही नहीं लग रही थी। मैं सोच रहा था कि ये खाएं पिएं और अपने घर चल जाए, मैं भी अपने घर पर अकेला रहूं। और वो लड़की कभी भी आ सकती है, रात को 11 बजे, अब 10 बजे उसका टाइम ही था। काफ़ी दिन हो चुका था, 3-4 दिन हो चुका था उससे मिले हुए। मुझे लगा कि उसका आने का टाइम हो चुका है, लेकिन मैं मना करूं तो कैसे करूं। लेकिन जब हम ड्रिंक करना शुरू करते हैं ना, तब मैं भी बहकने लगता हूँ, मेरे दोस्त भी बहकने लगते हैं। आपस में जिक्र करने लगते हैं कि देखो वो जो फैक्ट्री में लड़की काम करती है ना, उसका ये नाम है, मैं उस पर प्यार करने लगा हूँ, वो मुझसे अब भी प्यार करती है। अब इस तरह जब प्यार का बातें शुरू हो जाती है ना, तो मैं भी बहक जाता हूँ। जब नशे में होता हूँ, मैं भी अपना नशे में पोल खोल देता हूँ। मुझे लगा कि जब ये अपनी बातें कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी बातें रखनी चाहिए। नशे में था ना, अगर नशा में नहीं होता तो शायद ये काम मेरे से नहीं होता। मैं तो इस बात को अपने आप से भी छुपा के रखना चाहता था। कोई भी नहीं जानता था, मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते थे हम दोनों के प्यार के बारे में। लेकिन सब कुछ नशा की वजह से अब सामने आ चुका था। अब वो 3 दोस्त थे, 3 में से एक जो दोस्त था ना, अब उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। और वो थोड़ा शकल सूरत में भी अजीब लगता था, लंगड़ा के चलता भी था। वो उस पर कोई लड़की मरती भी नहीं थी, वो देखने में थोड़ा अजीब लगता था। ऐसी लड़की उससे दूर रहा करती थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ही काया किस्म का इंसान था। अब हमारी बात पर वो गौर करता है। तब जो पहला लड़का है वो कहता है कि वो लड़की कब आती तेरे से मिलने के लिए। मैं कहने लगा कि देखो उसका टाइम रात को 10 बजे से 11 बजे के आसपास है, जब उसके परिवार के लोग सो जाते हैं, तब वो आती है, दरवाज़ा खटखटाती है। अब फिर हम आपस में प्यार करते हैं, और फिर वो सुबह होने से पहले हमारे घर से निकल जाती है। मैं अपने बारे में सब कुछ भेद खोलने लगता हूँ। हम बाकी तो नशे में थे, लेकिन वो जो लड़का था ना, जो काइया था, वो कम पीता पीता, और उस रात भी उसने कम पिया था। और तब हम कहने लगा कि तुम लोग तो जाओ ना यार। और सारे लड़के अब नशे में हो चुके थे, और कहने लगे अब कहाँ, अब नहीं, नशे में हम बाइक चलाते नहीं हैं, कहीं कोई कांड हो जाए तब। मुझे भी लगा, लेकिन मैं अब उनको मना भी नहीं करता हूँ। लेकिन अंदर से मैं सोचता हूँ कि ये लड़की आ जाएगी तो क्या सोचेगी कि हम लोग नशेड़ी हैं। ऐसी बात का मुझे डर था। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि उस दिन ना आए। आखिरकार जब रात हो जाती है और हम लोग खाना पीना खा करके एकदम मस्त नींद में आ जाते हैं। हम तो बाकी सो चुके थे, 3 लड़के हम सो चुके थे, लेकिन वो जो था ना लड़का, जिसको मैं बार बार बोल रहा था काइया किस्म का, वो अपने भेद किसी को बताता नहीं था कि वो करता क्या है, कोई लड़की से चक्कर है कि नहीं है। वो जो कुछ था सब कुछ अपने अंदर छिपा कर रखता था। दूसरे का भेद तो जरूर ले लेता था, लेकिन अपना भेद किसी को नहीं देता था। ऐसा ही था।
आज सब हम सो चुके थे, शायद वो भी नींद में था, मुझे नहीं मालूम था। रात को दरवाज़ा नॉक होता है 11 बजे के आसपास। और तब तक हम 3 लड़के तो मस्त नींद में सो रहे थे, नशे में थे। अब मुझे तो खास करके इतना नशा हो चुका था कि मैं अपने होशो हवास में नहीं था। कब लड़की आती है, कब दरवाज़ा खोलता है लड़का, वो कब उसको अंदर ले लेता है और उसके साथ जब छेड़छाड़ करने लगता है, तब वो लड़की जो उसका असली रूप होता है ना, उसका असली रूप सामने आ जाता है और वो दबोच लेती है, उस लड़के को दबोच लेती है। और वही लड़का जब अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है ना, तब हम सब की आंखें खुलने लगती है। मेरी तो जब खुली तो मैं एक पल तो समझ ही नहीं पाया था कि आखिर मेरे कमरे के अंदर में ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। एक सपना के माफिक लग रहा था। मेरे बगल में ही वो लड़का जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सीने पर वो लड़की सवार थी। आंखें एकदम अलग किस्म का लग रहा था, बिल्कुल जैसे उसमें से रोशनी निकल रही हो। चेहरा एकदम सुर्ख लाल हुआ पड़ा था। और जब मैं आंखें खोलता हूँ नशे से, खुमारी से, अब मैं आंखें मलते हुए उसको देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे घर में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये लड़का क्यों चीख रहा है, बात क्या है। और जब मैं पूरी तरह से होश में आता हूँ, और तब तक मेरे जो भी दोस्त थे वो भी जग चुके थे, वो भी मेरी तरह सदमे में थे। आखिर ये हुआ क्या, ये लड़की कौन है, ऐसा क्यों दिख रही है। और वो लड़की उसके सीने पर बैठ करके और उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है। तू मेरे साथ में छेड़खानी करेगा, तू मेरे साथ में रात को सोएगा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और खास करके तुम्हें, वो मुझे भी धमकाने लगती है। तुम ही ने इन लोगों को बुलाया है, तुम भी बेवड़े हो, तुम भी शराबी हो। वो मुझे कोसने लगी थी कि मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी। वो अपनी औकात पर आ चुकी थी। जैसे उसका रंग रूप मैं देखता हूँ, उसकी चमकीली आंखें, मैं एकदम डर जाता हूँ। और बाकी लड़के के साथ में ऐसा ही होता है, सबको सांप सूंघ गया था। और वो लड़का डर से तड़प रहा था, मुझे सभी को मदद के लिए बोल रहा था कि भैया आइए ना, मुझे छुड़ाइए ना इस लड़की से, मुझसे गलती होगी भैया, मुझसे गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तब तक हम समझ चुके थे कि ये मेरी प्रेमिका के साथ इसने जरूर कोई ना कोई गलती किया होगा, अब तभी ये ऐसा इसके साथ में हो रहा है। मैं उस लड़की से बोलता हूँ कि देखो इसको छोड़ दो अनजाने में। और तब मुझे धमकी देती है कि जहाँ है वहीं रह। मैं तुझे भी जान गई, मैं तो तुझे शरीफ समझती थी, लेकिन तू भी बेवड़ा है ना, तू भी इन्हीं के साथी है ना, तेरे अंदर में ऐसे ही विचार चल रहा होगा ना। मैं किसी के नहीं छोड़ूंगी, ये जो घर में है कोई जिंदा बच के आज बाहर नहीं जाएगा। वाकई में किसी की भागने की हिम्मत नहीं थी। अब भागता भी कैसे। मैं भी उठने का कोशिश किया था, लेकिन ऐसा लगा था कि शरीर मेरा पंगु बन चुका है। और वैसे ही सभी लड़कों के साथ में हुआ था। सब के सब अपनी जगह पर, अपने बिस्तर पर, जमीन पर, जो भी जहाँ था लेटा हुआ और बैठा हुआ, जो जैसा था वैसे ही रह जाता है। और वो लड़का तड़प रहा है, जान बचाने के गुहार कर रहा है, भैया हमें बचा लीजिए, भैया हमें बचा लीजिए। लेकिन वो लड़की छोड़ने को तैयार नहीं थी और खास करके मुझे धमका रही थी। सब तुमने किया है ना, तुम भी इन्हीं की तरह हो ना, तुम्हारे दिल में भी ऐसा ही शैतानी अब चाल चल रहा होगा, तुम भी किसी लड़की को देख करके ऐसा ही अनुमान लगाते होगे, तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही सोचा होगा ना। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे दोस्त ने कितना घटिया हरकत किया, मुझे अपनी बीवी बनाने लगा था। साफ शब्दों में वो सब जो बात कहना था वो लड़की बोल रही थी। अब मैं तो एकदम उसका चेहरा मोहरा देख करके दंग रह गया था। आखिर इस लड़की को हुआ क्या, जिस लड़की के साथ में न जाने कितनी रातें हैं बिताई, प्रेम मोहब्बत की बात किया, और कभी मेरे साथ में ऐसा सलूक नहीं किया। और इसके चेहरे पर इतना बदलाव कैसे आ गया है, इसका चेहरा सुर्ख लाल कैसे है, इसकी आंखें जलती हुई क्यों नजर आ रही है। मैं तो देख करके खौफ में भर चुका था। अब मुझे लगने लगा कि अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो शायद मेरा दोस्त जो काया किस्म का था उसकी जान निकल जाएगी। अब ये तो गलती कर बैठा है, हमें रोकना चाहिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोड़ दो आप, छोड़ दो, गलती होगी लड़के से, ऐसा कभी नहीं करेगा। और तब कहती है अब तो गलती कर बैठा है, अब क्या दोबारा करेगा, अब इसकी जान जाएगी, पहले मैं इसको मार लूँ और इसके बाद तुम सबों का नंबर आएगा,
तुम भी ऐसे ही हो, तुम सभी के सभी ऐसे ही हो। मैं अब मेरे पास में कोई शब्द नहीं था, जितना शब्द था मैं सब कुछ इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन उस लड़की को मेरे ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर में बिल्कुल दया नहीं आती। ऐसा लगा कि उसकी जान लेके ही मानेगी। एक पल तो ऐसे उसकी आंखें बड़ी बड़ी बाहर निकलने को तैयार हो गई थी। अब मुझे लगा कि इसका सांस रुक जाएगा। इस तरह से उसका गला घोंट रही थी, तड़प रहा था मेरा दोस्त। और तब मुझे वही मंत्र सूझा था जो मेरे पापा ने मुझे बताया था बचपन से। आज जो मैं जवान होकर के उस मंत्र का मतलब समझा था। मेरे पापा कहते थे कि देखो ये मंत्र है ना, जब तुम कोई भारी संकट में पड़ जाओ और तुम्हें लगने लगे कि अब इस मंत्र के अलावा कोई तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता है, और तब इस मंत्र का जाप करना और देखना सब कुछ परिस्थिति अपने काबू में आ जाएगी। अब मुझे वही मंत्र लगा कि अब इसी मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। लेकिन मैं खाए पिए हुए था, क्या मैं ऐसा कर सकता था? पिताजी ने बताया था कि देखो ये जो मंत्र होता है ना, बिल्कुल शुद्ध रूप से होना चाहिए इंसान को। लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं थी, परिस्थिति तो उसकी अलग थी। मैं शुद्ध कहाँ था, दारू पिए हुए था, अब कुछ खाए हुए था। ऐसा नहीं था कि मैं पूरी तरह से शुद्ध रूप से था। लेकिन परिस्थिति के अनुकूल मुझे उस मंत्र को जाप करना ही पड़ा। जैसे ही जाप करता हूँ ना, वो लड़की गला तो छोड़ देती है, लेकिन उठ के खड़ी हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कि इस मंत्र का मुझ पर अब तुम इस्तेमाल करो? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, क्या तुमने समझा है? मैं कहने लगा कि भाड़ में गई ऐसे प्रेमिका, गुस्से से। तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम मेरे दोस्त को जान लेना चाहती थी, सबको मारना चाहती थी। और तब उसका तेवर ढीला पड़ता है। कहती कि नहीं, मैं इसको सबक सिखाना चाहती थी। तुम अपना मंत्र का जाप बंद कर दो, मंत्र का जाप बंद कर दो। मैं हूँ तुम्हारी प्रेमिका तो प्रेमिका ही रहूँगी। और तब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। प्रेमिका थी लेकिन अब नहीं हो। सच बताओ तुम कौन हो? सच बताओ तुम कौन हो? मेरे दोस्त मेरे को देख रहे थे कि आखिर इसको क्या हो गया, ये कौन सा मंत्र का जाप कर रहा है। आज जैसे ही मंत्र का जाप करता हूँ ना, वो लड़की तड़पने लगती है, इधर उधर भागने लगती है। वो दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रही थी। कह रही थी कि इस मंत्र को बंद करो, ये मंत्र को बंद करो, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। तब मैं कुछ देर के लिए मंत्र को बंद करता था, उससे पूछता था कि तुम अपनी जो पहचान है, असली पहचान, वो मुझे बताओ। आखिरकार जब उस लड़की को लगने लगा कि मैं तो अब फंस चुकी हूँ उल्टा जाल में, तब अपनी पहचान बताने को राजी हुई। तब तक जो मेरा वो दोस्त था जिसके सीने पर सवार थी, वो भी उठ के बैठ गया था, मेरे पीठ के पीछे जाकर के छिप गया था। अभी भी लंबी लंबी सांस ले रहा था। सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जब किसी इंसान का गला घोटा जाता है तब ऐसे ही दिक्कत आती है। और वो तो एक प्रेतात्मा थी। अब उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी, वो तो ना जाने क्या क्या कर सकती थी। लेकिन अभी तक भगवान के दया से मेरे दोस्त अभी भी जिंदा था। अब मैं उस लड़की से उसकी पहचान पूछने की कोशिश कर रहा था कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों हो, ये सब क्या हुआ था। तब वो लड़की कहने लगी इसमें गलती मेरी नहीं है। मैं तो जैसा हमेशा तुम्हारे घर में आती थी, मैं वैसे ही दरवाज़ा खटखटाई थी। दरवाज़ा खुला भी, मैं दरवाजे के अंदर आ गई, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। तभी दो हाथ मुझे अपने बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें पहचानती थी, तुम्हारे गंध से जानती थी, लेकिन गंध किसी और का लगा। तब मुझे आश्चर्य लगा जब मैं कमरे में देखती हूँ कि तुम तो बेहोशी की हालत में हो, और भी लड़के हैं जो नींद में सो रहे हैं। ये अलग लड़का था जो मुझसे जोर जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। तब मैंने इसके साथ में ऐसा बर्ताव किया। मैं ऐसी नहीं हूँ, गलती इसकी है जो तुम्हारी पीठ के पीछे छिपा हुआ है। उसी से पूछ लो, उसी से पूछ लो। बाकी में सब कुछ मैं समझ गया था। लेकिन इस लड़की का जो दूसरा रूप था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं उसकी पहचान जानना चाहता था कि आखिर ऐसा इसकी शक्ल सूरत क्यों हुई थी, इसका चेहरा सुर्ख लाल क्यों हो गया था, इसकी आंखें चमकती हुई क्यों नजर आ रही थी, इसमें इतनी बला की ताकत कैसे आ गई थी जो एक नौजवान लड़के को जमीन पर चटा दिया था, गिरा दिया था, उसके सीने पर बैठ करके उसकी गला घोंट रही थी। ये मामूली लड़की तो कर नहीं सकती थी। जरूर इसके पीछे रहस्य है,
रहस्य जरूर है, और वही रहस्य मैं जानने की कोशिश कर रहा था। अब वो नॉर्मल रूप में आ गई थी। उसको देख करके नहीं लगता था कि जो मैं कुछ देर पहले उसको देखा था वैसे ही लग रही थी। बिल्कुल जो मैंने कुछ देर पहले उसको देखा था, अब ऐसा लग रहा था कि वो है ही नहीं है। बिल्कुल बदली हुई थी, जैसे मेरी प्रेमिका थी वैसी बन गई थी। आखिर ये रहस्य क्या था? मैं आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं। वो बार बार कह रही थी कि देखो, मुझे जाने दो। अब मैं आपको बता दिया ना, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो तुम्हारी प्रेमिका हूं ना। और तब मैं कहता हूं कि थी, जब तक अपनी असलियत नहीं बताओगी तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। मेरे दोस्त जो मेरे बगल में थे वो सब मुझे बोल रहे, अरे जाने देना, जाने देना, जान तो बच जाएगी। अब मैं कहने लगा कि नहीं, ये मेरी प्रेमिका थी, मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। जब तक ये अपना रहस्य नहीं बताएगी तब तक मैं इसको जान नहीं दे सकता। तुम्हारे सामने में, सबके सामने में अपना रहस्य बताएगी। वो जीत पर जीत करती रही कि नहीं, मैं तुम्हारी प्रेमिका ही हूँ। मैं कैसे मान लूँ? मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मैं किसी का कहा सुना नहीं समझने की कोशिश कर रहा था। जो मैंने अपनी आंखों से देखा था उसी पर मैं बात कर रहा था। मैं अपने आंखों को देखा कैसे भूल सकता था? मैं आखिरकार उस लड़की को मजबूर कर दिया था अपनी रहस्य बताने के लिए। आज तब वो कहने लगी कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ, लेकिन बुरी नहीं हूँ। आज तक मैं किसी को दुख तकलीफ नहीं दिया हूँ। हाँ, कभी कभी मैं जब रात को घूमती हूँ तब लोग मुझे देख कर डर जाते हैं। ये जो बगल का मकान है ना, इसी मकान में मेरे परिवार सहित में रहती थी। एक रात मुझे नहीं मालूम, मैं बीमार थी और मेरी सांस रुक जाती है। इसके बाद मैं अपने आप को इसी घर में पाती हूँ और मैं प्रेतात्मा बन चुकी थी। अब इस मकान में और भी लोग आए, जब मेरे माता पिता चले जाते हैं और भी लोग आए। अब मैं तो इसी घर में अब उन लोगों को दिखाई देती थी। वो डर गए थे। मकान मालिक आता है, पूजा पाठ कराता है और तब मैं इस जगह से दूर चली जाती हूँ। जब पीछे में जो जंगल है वहाँ पर एक पेड़ है, मैं उस पेड़ पर रहने लगती हूँ। ऐसा ही लंबा अरसा अब बीतते चला जा रहा था, लेकिन मैं इस जगह से दूर नहीं जा पाती थी। मैं इसी घर में रहती थी। जब पूजा पाठ खत्म हो जाता था तब मुझे यहाँ घर में आकर के आराम करने का मौका मिलता था। आज जब पूजा पाठ हो जाता था मैं कुछ महीने के लिए उसी पेड़ पर चली जाती थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखी तो मुझे लगा कि तुम ही वो प्रेमी हो जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ। मैं बहाना से तुम्हारे पास में आई थी। अंग्रेजी पढ़ी लिखी हूँ मैं, मुझे सब कुछ आता था। अपना रहस्य वो खोलती चली गई थी। आज जब मैं उसका रहस्य समझ लिया, अब मैं कांप के रह गया था। हे ईश्वर, मैं एक ऐसी लड़की से प्यार कर रहा था जिसका शरीर ही नहीं था। वो एक आत्मा थी, प्रेत आत्मा थी। आखिरकार जब मेरे घर में पार्टी नहीं होती, वो लड़का उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार नहीं करता, तो ये भेद खुलता भी नहीं। अब मैं तो उसके साथ में शादी करने का सपना सजो रखा था। अब मैं बच गया, अब मैं बच गया। अब मैं उसको भगा तो देता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मेरे दोस्त कहते हैं अब इस मकान में नहीं रहेगा, हमारे साथ चलेगा। हम सब मिल करके तेरे लिए कोई पुरानी बाइक ढूंढ लेंगे, तू चिंता मत कर। तुमने हमारी हम लोग की जान बचाई है, हम इतना तो कर सकते हैं ना। मुझे भी लगा कि नहीं, ये घर ठीक नहीं है। ये तो बगल के घर में रहती है, बिल्कुल सटा हुआ घर है। वो बहाना करती थी कि मैं दूसरे कॉलोनी में रहती हूँ, मेरा परिवार है, जब सो जाते हैं तब मैं आती हूँ। सरासर झूठ बोल रही थी। वो मुझे हमेशा देखती रहती थी। जब उसको उपयुक्त समय लगता था तब मेरे पास में आती थी। आखिरकार सुबह होते ही हम अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और वो जो वहाँ का इंचार्ज था कॉलोनी का, हम उसको बोल देते हैं कि भैया हमारा एडवांस है, हम इस घर कर खाली करके जा रहे हैं। वो पूछता भी है कि बात क्या है, क्यों जा रहे हो, क्या हो गया। तब मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं हुआ। तब वो मुझसे कहता है क्या वो प्रेतात्मा अभी भी दिखाई देती है क्या? मतलब उसको पता था, उस नौजवान को पता था कि ये जो घर है बगल वाला, उसमें वो प्रेतात्मा रहती है और कभी कभी नजर आती है। तब मैं कहता हूँ कि अगर प्रेतात्मा देखने का इतना शौक है ना, तो उस घर में जाके रहो ना, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। और फिर मैं उस घर को छोड़ के चला आता हूँ। उस इंसान पर मुझे गुस्सा आ रहा था। अगर वो पहले बता देता, जो उस कॉलोनी का इंचार्ज था,
कि इस घर में प्रेतात्मा रहती है, बगल वाले घर में, तो मैं घर क्यों लेता। उसने मुझे बताया नहीं। आज जब मैं घर छोड़ के जाता हूँ, आज तब कहता है कि वो प्रेतात्मा दिखी थी क्या। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं अपने गुस्सा पर काबू कर लिया था। और उसके बाद में उस घर की तरफ, उस कॉलोनी की तरफ मैं कभी भी नहीं गया। वो प्रेतात्मा शायद मेरा इंतजार करती होगी कि मैं लौट के आऊँगा, लेकिन मैं उस जगह पर दोबारा क्यों जाऊँ। और उसके बाद सही में मेरे दोस्तों ने मेरे साथ में मदद किया था। मुझे एक पुरानी बाइक दिया, कुछ दिन तो उनकी बाइक पे चलता रहा, लेकिन सबकी ड्यूटी बदलती रहती थी और मेरी भी बदलती थी। और तब मुझे बाइक की ज़रूरत थी, और तब दोस्तों ने मिल करके मेरे लिए बाइक खरीद देते हैं, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो थी ये कहानी आज की। कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।